और मैं पूरे एनजीपी 13 परिवार की तरफ से आपका इस्तकबाल करती हूँ और पूरा विश्वास और ये है कि सारे बच्चे आपसे जरूर कुछ ना कुछ अच्छा सीखेंगे ही। आज प्रिंसिपल सर हमारे किसी दूसरी मीटिंग में व्यस्त हैं, थोड़ी देर के बाद हम लोगों को ज्वाइन कर पाएंगे, तो इस बीच में हम लोग अपना सेशन शुरू करते हैं। तो मैं आनंदी सर को पहले माइक देना चाहूंगी, जो आपके बारे में थोड़ी विस्तार से हम सबको बता सकें। ठीक है सर, आनंदी सर। जी, थैंक यू मैडम। थैंक यू सर। इस वेबिनार में मैं सर्वप्रथम संस्थान के माननीय प्राचार्य डॉक्टर चंद्रशेखर जी को आभार व्यक्त करता हूं एवं स्वागत करता हूं, जिन्होंने अपने डायनामिक कार्यशैली से संस्थान को गति प्रदान किए हैं। पिछले वर्ष के लॉकडाउन से ही संस्थान में वेबिनार की एक श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसमें यह 45वां वेबिनार है। हम लोगों ने प्राचार्य महोदय के मार्गदर्शन में लॉकडाउन के दौरान अनवरत कार्य करते रहे हैं। इससे हम लोगों में भी काफ़ी स्किल डेवलप हुआ है। संस्थान के अधिकांश व्याख्याता अपने ही कार्यों से आश्चर्यचकित हैं, अपने अंदर के इम्प्रूवमेंट से अचंभित हैं। इस तरह से हमें सौभाग्य से बहुत ही अच्छे प्राचार्य का मार्गदर्शन मिल रहा है। और अब मैं इस वेबिनार सीरीज को संचालित करने वाले डॉक्टर अनुपमा मैडम एवं डॉक्टर मंजू मैडम को भी आभार व्यक्त करता हूं, जिनकी तत्परता से ही यह सीरीज सफल हो पा रहा है। एक काफ़ी तन्मयता से अपने ऑनलाइन वर्ग अध्यापन कार्य एवं संस्थान के अन्य कार्यों को संपादित करते हुए वेबिनार सीरीज को भी चला रहे हैं। इस वेबिनार में इन्होंने मुझे स्पीकर चुनने का मौका दिया और संयोग से बहुत ही सफल और डायनामिक व्यक्ति आज हम लोगों के बीच में है। अब मैं अपने इस माननीय स्पीकर इंजीनियर अरुण कुमार सिंह जी को इस वेबिनार में स्वागत करता हूं एवं अपना मूल्यवान समय देने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। आप पेट्रोलियम के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परचम देश में ही नहीं बल्कि देश के बाहर कई देशों में फहरा चुके हैं। अपनी कैरियर का शुरुआत 1998 से देश के अंदर गुजरात, राजस्थान, असम, अरुणाचल प्रदेश एवं दुर्गापुर जैसे पेट्रोलियम प्रदेशों में कार्य करने के बाद 2002 ईस्वी से मुख्यतः देश के बाहर यूनाइटेड किंगडम, तुर्कमेनिस्तान, इटली आदि देशों में पेट्रोलियम कंसल्टेंट के रूप में कार्य करते आ रहे हैं। कल जब मैं आपसे रूबरू होकर बात की तो मुझे आपके विराट स्वरूप का दर्शन हुआ। मुझे पता चला कि नौकरी कितनी छोटी चीज होती है ऐसे लोगों के लिए जिनके पास वास्तविक टैलेंट होता है। ये नौकरी छोड़ते चलते हैं और दुनिया के लोग इनके पीछे पड़े रहते हैं। इन्होंने ही बताया कि पॉलिटेक्निक के छात्रों को यदि ट्रेनिंग दे करके स्किल किया जाए तो कोल्ड बेड मिथन के क्षेत्र में, सीबीएम के क्षेत्र में जॉब की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और इनका कहना है कि मैं आईआईटी के छात्रों की अपेक्षा सामान्य इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों एवं पॉलिटेक्निक के छात्रों को ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। इसके पीछे इनका अपना अनुभव है जो इन्हें खुद बताएंगे। अतः मैं इनका धन्यवाद के साथ ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपना बात यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ठीक है सर, बहुत बहुत थैंक यू आनंदी सर। गेस्ट सर के परिचय में आपने सचमुच बहुत अच्छे और परिचय भी बहुत अच्छे से विस्तार से दिया। तो अब बिना समय गवाए हम लोग अरुण सर का स्वागत करते हैं और सर आपको माइक देते हैं, अपना सेशन आप शुरू कीजिए सर। मोस्ट वेलकम सर। Okay, I will also try in Hindi, okay? Yes.
ओके सर, यू कैन ट्राई इन बाइलिंगुअल। बच्चे हिंदी और इंग्लिश दोनों समझते हैं, लेकिन आप चूंकि आप खुद बिहार से हैं तो आप इस बात हाँ, को बहुत अच्छे से समझते होंगे। yes, yes. ओके सर। ओके, जैसा सर बोले, जो मतलब पेट्रोलियम इंजीनियरिंग करने के बाद हमको डिफरेंट अलग अलग कंपनी में काम करने का मौका मिला। कई अच्छे प्रोजेक्ट्स जो इंडिया में भी लैंडमार्क था, जैसे गैस नेटवर्क अहमदाबाद से बड़ौदा, उस समय तीसरा लार्जेस्ट गैस नेटवर्क था, उस पर हम लोग काम किए। राजस्थान में जो पहला डिस्कवरी केयर इंडिया का हुआ था RJ1, उसमें एज ए ड्रिलिंग इंजीनियर हम थे। थोड़ा लकी रहा है, ज़्यादातर प्रोजेक्ट जहाँ हम काम किए हैं वहाँ सक्सेस अच्छा रहा है। और उसके बाद एक यूके की कंपनी थी जो वर्ल्ड वाइज 13 एम्प्लॉय को लोग इंटरनेशनली सेलेक्ट किया था, ब्यूरेन एनर्जी करके एक सिंपल कंपनी थी। उसमें इंडिया से हमें भी चुना गया था, और भी 13 कंट्री के लोग थे डिफरेंट। तो उस प्रोजेक्ट को हम लोग मतलब वो 4-5 मिलियन से 50 मिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट को 7-8 साल में वो 2.7 बिलियन पाउंड में बेचा गया। इटली की कंपनी एक है ENI इंटरनेशनल, उसको। तो हार्ड वर्क और सही प्लानिंग से बहुत अच्छा सक्सेस रहा है इस सेंस में। इंडिया के साथ मजबूरी है, जैसे पेट्रोलियम सेक्टर जो है हमारा आज के डेट में ऑलमोस्ट 80% जो है हम लोग इंपोर्ट पे डिपेंड है तेल और गैस के मामला में। वो भारत का दूसरे सारे सेक्टर में अच्छे परफॉर्मेंस को भी ये तेल इंपोर्ट जो है इसका मैक्सिमम परसेंटेज ले जाता है। एवरी ईयर 70 to 100 बिलियन डॉलर वी आर एक्सपेंडिंग टू इंपोर्ट क्रूड ऑयल। सो हमें अपने रिसोर्स यहाँ डेवलप करना बहुत जरूरी है। मोदी जी रिन्यूएबल एनर्जी या सोलर एनर्जी या इसकी बात कर रही है, लेकिन वो परसेंटेज वाइज बहुत ही कम है टू फिल दिस गैप। बहुत सारे बदलाव अब हो रहे हैं, पहले पॉलिसी तो बहुत पहले भी थी, लेकिन रिफॉर्म्स जो जरूरी था वो पेंडिंग था। इधर रिसेंटली 2014 के बाद से बहुत सारे रिफॉर्म हुए हैं, उसमें से ऑयल एंड गैस वन ऑफ द कॉस्टली एरिया। इसमें 1 crore 1.5 crore salary package is normal for some middle management or senior management. Even a starting salary for engineers, it goes around 8 lakh package to 25-30 lakhs is the normal range. What I observed that CBM field, coal bed methane, इंडिया में बहुत सारे कोल ब्लॉक्स हैं जिसके अंदर मीथेन गैस होता है। जो जैसे झड़िया में बहुत पहले से हम लोग देखते हैं आग लगा हुआ है, पिछले 40 साल 50 साल से लाइट आता है, फोटो वीडियो बराबर दिखते रहता है। हर कोल के अंदर मीथेन गैस होता है। उसको अनकन्वेंशनल वायलेंट मींस अनकन्वेंशनल एनर्जी बोला जाता है। इसमें जैसे ऑयल एंड गैस में सभी का होना मुश्किल है क्योंकि वो लिमिटेड है। इंडिया में डिस्कवरी भी बहुत कम हो रही है, जो पुराने फील्ड है उसी को डेवलप कर रहा है, इसीलिए हम लोग बहुत पीछे जा रहे हैं और डे बाय डे हमारा इंपोर्ट बढ़ते ही जा रहा है, घटने के बजाय। लेकिन एक स्कोप आया है CBM, कोल बेड मीथेन, क्योंकि कोल ब्लॉक्स हमारे पास बहुत है और उसके अंदर प्योर मीथेन है जिसको बिना इवन क्लीनिंग किए हुए भी घर में, डोमेस्टिक में, इंडस्ट्री में यूज हो सकता है। इंडिया इसको 97 में ही पॉलिसी आई थी, लेकिन जो पॉलिसी जो कांग्रेस प्रीवियस गवर्नमेंट पीरियड में 2002-2008 में बहुत सारे पॉलिसी बनाए गए, लेकिन रियल और इसमें डेवलपमेंट बहुत नहीं हुआ। इधर 2015 to 2020 के बीच में बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म हुए जो बहुत जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने जा रहा है। उसमें क्या था, पहले लाइसेंस लेना पड़ता था, कोल बेड ऑनर को भी ऑयल एंड गैस सेक्टर से डायरेक्टर जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन से लाइसेंस लेना है उसको डेवलप करने के लिए, ये करने के लिए। उसके वजह से ये ब्यूरोक्रेसी में बहुत आगे नहीं जा पाता था। अब ब्लॉक को फ्रीडम दिया गया है इस रिफॉर्म में, जो आप अपने ब्लॉक के लिए एडिशनल लाइसेंस का जरूरत नहीं है और आप उसको डेवलप कर सकते हैं।
इसमें ऑयल एंड गैस फील्ड के तुलना में बहुत मास में वेल ड्रिलिंग होती है। सीबीएम क्या है, गैस जो कोल के साथ अंदर में रिजर्व है उसको अट्रैक्ट करना, उसके लिए हम लोग वाटर प्रोडक्शन करते हैं, उसके बाद गैस प्रोडक्शन, हाइड्रोकार्बन प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। तो ये बहुत बड़े संख्या में करना होता है। ऑयल एंड गैस में 5, 10, 6 वेल इज इनफ, बट इसमें 200, 300 वेल्स ड्रिल करने होते हैं, जिसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगते हैं, ड्रिलिंग है, प्रोसेस है, कंप्रेसर है, और इसमें बहुत ज्यादा संख्या में इंजीनियर्स का जरूरत होता है या ट्रेनिंग डिप्लोमा या टेक्नीशियन का। अभी क्या हो रहा है, इसके बहुत सारे गैप ऑयल फील्ड से पूरे किए जाते हैं, और ऑयल फील्ड इम्प्लाई जनरली हाई कॉस्ट। सो वन ऑफ द फेलियर, इस सेक्शन को फेल होने में, एक तो सब्सिडी पॉलिसी के बाद एक नंबर जो आता है कॉस्टली एम्प्लॉय, जो पेट्रोलियम इंजीनियर अब कहीं से लाते हैं उसको 25 लाख, 15 लाख, 18 लाख का पैकेज देना होता है, जबकि ये जो काम है लो प्रेशर वेल है, नॉर्मल ऑपरेशंस है, इसमें 5-6 लाख का पैकेज वाला भी आराम से ये काम कर सकता है, जिसको एक बेसिक ट्रेनिंग दिया जाए और सीबीएम के बारे में बताया जाए, उसका ऑपरेशन, उसका ड्रिलिंग, उसका मेंटेनेंस, तो ये कॉस्ट रिडक्शन होगा और तब ये इंडस्ट्री सस्टेन करेगी। अराउंड 33 ब्लॉक गवर्नमेंट ऑलरेडी अलॉट कर चुकी है डिफरेंट इंडियन कंपनी को, ओएनजीसी, रिलायंस, एसआर और भी कई कंपनी है जिसको दिया गया है। अब उन पे प्रेशर है जो इसको डेवलप करे या रिलिंक्विश करे, वापस गवर्नमेंट को लौटाए। हम एक प्रोजेक्ट दुर्गापुर में किए थे एसआर ग्रुप के साथ, ये 5000 करोड़ का प्रोजेक्ट था, जिसमें हम लोग 500 वेल ड्रिल करने वाले थे। मैसिव ऑपरेशन था वो, फ्रैक्चरिंग यूनिट, ड्रिलिंग यूनिट, सो मास मैन पावर रिक्वायरमेंट वहां पे था। और आई फाइंड द मोस्ट ऑफ द मैन पावर इज फील्ड either highly educated or more experienced than required, and this was costing a lot. So I was thinking, if we make some training or some plan or some project and give the basic training to these means our junior engineer or others, they can direct fit with very limited training, or that will reduce the cost to the company also. So one of the area where I was thinking that if people get proper trained, they don't need to have a petroleum engineering degree or IIT or others. Even the basic technician or junior engineer or polytechnic students can do all these jobs if some education and some training can be provided. And this opportunity is going to be going bigger and bigger, because current government is focused to reduce the dependency from the import, or at least working in that direction. So if we work in that section, a lot of people can get opportunity to make real or practical approach how to do it, and others. Maybe some group of people or team can visit these current like a Durgapur and other, and see what is the real operations. It's not so complicated. It's not require very highly paid workers, and it's less risky, much less risky compared to the oil and gas, conventional oil and gas. Another thing is global warming and other things what we are talking. Generally you will find when कोल ब्लॉक में बराबर ये एक्सप्लोजन की घटना आते रहती है, जो आग लग गया, ब्लास्ट हो गया, इधर चाइना का न्यूज हो, इंडिया का न्यूज हो। अगर हम ये गैस उससे निकाल लेते हैं तो ये पॉसिबिलिटी वैसे भी कम हो जाएगी। और कोल ब्लॉक्स ये सारे मीथेन गैस को एटमॉस्फेयर में छोड़ता है आज के डेट में, जो ग्रीन हाउस एनिमेशन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वहाँ मास नंबर ऑफ पीपल चाहिए क्योंकि इक्विपमेंट्स बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। उसी तरह से उसका एक बड़ा चैलेंज है, जो पानी बाहर निकाला जाता है उसको ट्रीट करके ही रिवर या कहीं डंप करना है।
तो उसके ट्रीटमेंट में भी जो आरओ सिस्टम है, जो पीएच वैल्यू 7 या उसके इक्विवेलेंट करने के लिए, इस सभी में मास मैन पावर का जरूरत है। और ये ऑपरेशन 24/7 चलती है। मीन्स फॉर वन पोजीशन यू नीड मिनिमम 3 पीपल टू रोटेट। तो ये एक एरिया है जिसपे हम देखे हैं, जो अगर काम किया जाए तो लोगों को मतलब जॉब पॉसिबिलिटी मिल सकती है, और इंडिया को भी डिपेंडेंसी जो है एटलीस्ट कम किया जा सकता है ये सीबीएम के थ्रू। उसी तरह से सेल गैस है और ऑल अदर अनकन्वेंशनल मेथड है, लेकिन सीबीएम आफ्टर नॉर्मल ऑयल एंड गैस सेकेंड पोजीशन इज सीबीएम, एंड वी आर around 62 trillion reserves they are counting as per a study. That means in coming days we are going to explore many other blocks. So if that area is like a Jharia, there's Durgapur, some area in Sadol in Madhya Pradesh, and other coal blocks. So this is what I was talking, that if somehow we work out in that direction, that will create job opportunity for a lot of our students. Regarding oil and gas and challenges, that is different subject, but if anyone interested, I can continue about petroleum things, because that is my area. Any student regarding this webinar, कोई क्वेरी है तो आप हैंड रेज कीजिए या पूछिए, सर हैं आपके साथ, आपकी सारी क्वेरीज कंप्लीट करेंगे। सर ये ट्रेनिंग कैसे दिया जाएगा, इसको जो है व्यवहारिक रूप में हम लोग स्टार्ट यदि करना चाहें? और हमारे यहाँ बच्चे सर ब्रांच तो जैसे पेट्रोलियम तो है नहीं हमारे यहाँ, तो हमारे बच्चे बेनिफिटेड होंगे सर। पेट्रोलियम की जरूरत नहीं है, बताएं सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सबकी जरूरत वहाँ होती है। कैसे मतलब वो प्लेटफॉर्म कहाँ से मिले जहाँ उनको ट्रेन किया जाए? ट्रेनिंग क्या कैसे किया जा सके इसके बारे में? जैसे एक तो जैसे गवर्नमेंट की ये ऑर्गेनाइजेशन है पॉलिटेक्निक, उसी तरह से ओएनजीसी खुद भी ये फील्ड ऑपरेट कर रही है, उसको भी बहुत सारे ब्लॉक मिले हुए हैं, और ये सारे ब्लॉक्स हम लोग से बहुत दूर नहीं। जैसे दुर्गापुर इज नॉट टू फार फ्रॉम है, दुर्गापुर में एसआर का बहुत बड़ा ब्लॉक है, उसी तरह रानीगंज एसआर और भी ब्लॉक्स हैं, जो मतलब उसमें एक ग्रुप या प्रोफेसर या कुछ ये जाके देख के, जैसे मैक्सिमम इक्विपमेंट्स को रन करने के लिए हमारे पास क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, मेंटेनेंस मैकेनिक्स चाहिए, इलेक्ट्रिशियन चाहिए, इंस्ट्रूमेंटेशन चाहिए, ये सिविल वाले चाहिए जो ये करे। ये सब एक कॉमन जो कोई भी बिल्डिंग बनाना है या तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, ये सारे उसमें रिक्वायर्ड है। साथ में उसको एक स्पेशल ट्रेनिंग ये दिया जा सकता है जो तेल और गैस या गैस से रिलेटेड बेसिकली क्या एक्स्ट्रा सावधानी वो बरत सकता है, क्योंकि ये एक्सप्लोजिव चीज होता है, इसमें आग लग सकती है, सेफ्टी और ये है। तो बेसिक इंजीनियरिंग तो उसको पता है, जो पंप कैसे रिपेयर करना है, पंप कैसे, जनरेटर कैसे, कंप्रेसर में क्या होता है, ये सारे एजुकेशन आप देते हैं। वो जेनेरिक से एक स्पेसिफिक हो जाएगा जब फील्ड में ट्रेनिंग होगा, तो इसी तरह के पंप, इसी तरह के कंप्रेसर, इसी तरह के ये होते हैं। उसको एडिशनल ट्रेनिंग का सिर्फ ये रिक्वायरमेंट होगा जो हाउ टू हैंडल सेफली गैस, और वो सर आपकी कंपनी या आपके कंसर्न में कुछ ऐसी कंपनी हैं जो कैंपस प्लेसमेंट के लिए काम करती हैं? करती तो है, मुझे अभी तो हम इंडिया में नहीं काम कर रहे हैं, हम छोड़े 2016 से फिर बाहर ही है। बीच में आए थे कुछ पीरियड के लिए, हमको स्पेशली ये सीबीएम को जानना था, क्योंकि पढ़ाई तो किए थे, प्रैक्टिकली नहीं किए थे, क्योंकि हम लोग ओरिजिनल ऑयल एंड गैस सेक्टर में थे, जहां हम लोग नॉर्मल एक वेल ड्रिल करते हैं जो 4000 से 5000 मीटर डीप होता है। तो मीन्स तो वो सभी कॉस्टली ऑपरेशन और हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर ऑपरेशन था, इसमें मास ऑपरेशन होती है। तो हम अपने जानकारी के लिए अपना मतलब हाई पेड जॉब को छोड़ के
उससे लो में जाके ज्वाइन किए थे, लगभग 1 साल 2-3 महीना हम यहाँ पे काम किए थे। तो ये दुर्गापुर में है, मतलब उससे कम्युनिकेशन खोजा जा सकता है। वो लोग वो सबसे बड़ा जो गैप हमको लगा, जो वहां पे सभी लोग पेट्रोलियम इंजीनियर ये इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके खोजते हैं, जहाँ IIT या नॉर्मल पेट्रोलियम इंजीनियरिंग कॉलेज देहरादून है या धीरू भाई अंबानी गांधीनगर, वो लोग वहां से लाते हैं लड़के, जबकि उसको जो रियल रिक्वायरमेंट है दे डोंट नीड देम। ओके, कुछ परसेंटेज वो चाहिए जो एनालिसिस, जो हाइड्रोडायनेमिक्स एंड अदर जो वेल बोर के नीचे है, उसके लिए they need a specialist. But to operate the whole process, where we have huge number of equipments, the technical knowledge what our polytechnic peoples having with minor training or short-term training, they can easily handle, and that will be win-win situation for both industry and for the student, of course. ये एक बच्चा है, वो इसी सवाल को एग्जैक्टली उसने दूसरे तरीके से पूछा है कि हम लोग कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये तो आपने बता ही दिया है। सर, आपके तरफ से अगर कुछ ऐसा हो कि आप कॉलेज में आके मैं बीच में, हाँ सर प्लीज सर है हमारे, मैं बीच में फॉर्मल तरीके से बाद में हटता हूँ, लेकिन बीच में मैं इस क्वेरी का जवाब दे देता हूँ। जो हमारे लर्नेड स्पीकर अभी बता रहे हैं, बच्चे को वी कैन डू वन थिंग, स्किल ट्रेनिंग हाइड्रोकार्बन सेक्टर में हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, और उस स्किल सेक्टर में बच्चे जब स्किल ट्रेनिंग कर लेंगे, उनका सर्टिफिकेशन हो जाएगा, दे कैन ज्वाइन एनी कंपनी आइदर इन इंडिया और अब्रॉड। They will get a NSO, National Occupancy Certificate, and based on that, the qualification pack they will get, they can join anywhere. तो डिप्लोमा होल्डर्स के लिए जो लेवल 4 और लेवल 5 का जो नेशनल स्किल क्वालिटी फ्रेमवर्क का सर्टिफिकेट है, वी कैन प्रोवाइड देम। तो आनंदी बाबू इसको लीड ले सकते हैं, एंड सिविल में वैसे भी सेक्टर स्किल काउंसिल में कोई शुरू करने का नहीं है, तो विद द हेल्प ऑफ आवर लर्नड स्पीकर, he has very diversified experience in the wildland sector. Moreover, I also worked in Engineers India Limited for 10 years and all, so I can also guide our students, और हम लोग सेक्टर स्किल काउंसिल से चला। मैं दूसरे मीटिंग में फिर बिजी हो रहा हूँ, फिर आता हूँ मैं। कैरी ऑन। एक स्टूडेंट है सर, अरुण सर, एक स्टूडेंट है, उसने पूछा है कि वो उसका ब्रांच चूंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, उसको ठीक है ये आप ट्रेनिंग कराएंगे, तो उसने पूछा है कि ये इस तरह की ट्रेनिंग कितने समय के लिए, मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग तो कई तरह की होती है ना, तो वो कितना समय का ट्रेनिंग करना सही होगा? ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, जो नॉर्मल कोई भी चीज में पावर जनरेशन के लिए, जैसे वो जितने वेल है वो सभी को पावर सप्लाई चाहिए, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी आइदर थ्रू जनरेटर और थ्रू मेन पावर, तो वो जो एक नॉर्मल इंजीनियरिंग है वही अप्लाई वहां होता है। उसके साथ साथ उसमें एडअप क्या हो जाता है, जो अदर जगह पे एक्सप्लोजन प्रूफ नहीं होते हैं, जैसे वहां पे गैस निकलता है तो हमारे इक्विपमेंट्स थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोटेक्टेड होते हैं, जहाँ पे गैस की पॉसिबिलिटी होती है, तो पंप भी मोटर भी है, तो वो एक्सप्लोजन प्रूफ मोटर होता है, जो स्पार्क से वहां पे स्पार्क मिनिमम नहीं हो, या हो तो वो एक्सप्लोजन प्रूफ हो, और बाकी प्रोसेस सेम होता है। तो उसको जैसे क्या हम लोग यूज करते हैं, वो सब चीज को बेसिक नॉलेज प्लस सेफ्टी फैक्टर ऐड कर दिया जाए, उतना ट्रेनिंग ऑपरेशन करने के लिए हमको लगता है जो मतलब काफी है। उसके साथ अगर कुछ सीनियर टीम रहे तो बहुत बढ़िया सर। एक फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चा है सर, कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच से, उसकी क्वेरी है कि क्या उस फील्ड में कंप्यूटर साइंस इंजीनियर के लिए स्कोप है? मुझे तो लगता है बहुत ज्यादा स्कोप होना चाहिए वहां पर, आप बता दीजिए। सभी जगह कंप्यूटर, एक बड़े ऑपरेशन को रन करने के लिए एक ऑफिस चाहिए, उस डाटा, उसमें कई तरह के सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, जो डाटा एनालाइज करना है, स्टैटिस्टिक बनाना है, प्रोजेक्ट का प्लानिंग है, उस सभी में कंप्यूटर का ही यूज है। अभी तो बिना कंप्यूटर के क्या है। तो जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, ये
प्लानिंग है, वो सभी तो कंप्यूटर के थ्रू होता है, कंप्यूटर इंजीनियर करते हैं। जैसे आप एक ड्रिल करना या एक फील्ड डेवलप स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारा टाइमलाइन होगा और हमारा ये प्लानिंग होगा, एस्टिमेशन होगा, ये सब चीज कंप्यूटर के थ्रू ही होगी। और अभी तो अब नया टेक्नोलॉजी आ गई है, हम लोग दुर्गापुर में थे तो वो सब और भी एडवांस में है। जैसे ये एक कंपनी ये बोलते हैं कॉकपिट, द रियल टाइम डाटा यू कैन सी दैट हाउ मेनी वेल इज ड्रिलिंग गोइंग ऑन, which level, which, so they creating cockpit and you can monitor all operation overall from your office. And another digital things happening, like we have well, so simple SIM and mobile device they are putting, and you can see all your pressure, temperature data in your office monitor and others. So computer scope is always there, like we controlling the vehicles with GPS also. So all kind of things for any big operation what we do is there. सर एक गर्ल है, फर्स्ट सेमेस्टर की है, वो पूछना चाहती है कि इस फील्ड में गर्ल्स के लिए पॉसिबिलिटी है क्या, स्कोप? एकदम है। अब कहाँ डिफरेंस है गर्ल्स और बॉयज में? वैसे भी जैसे जो ऑफिस जॉब्स है या पेट्रोलियम इंजीनियर्स वगैरह है, अब अच्छा खासा संख्या में गर्ल्स भी पेट्रोलियम इंजीनियर है जो फील्ड जाती है, पैरेलल काम करती है, इंटरनेशनल जॉब में है। हम पहला इंटरनेशनल जॉब कर रहे थे तो मेरा रिलीवर, मतलब जैसे आप बाहर काम करते हैं तो 2 आदमी रहता है। हम इंडिया हर अल्टरनेटिव मंथ में हम इंडिया आते हैं, 1 महीना इंडिया रहते, 1 महीना विदेश, 1 महीना इंडिया, 1 महीना। अभी कल ही हम एयरपोर्ट से लौट के आए हैं। अभी मेरा ट्रिप था यहाँ से एम्स्टर्डम से रोम में फिर एक मीटिंग थी, वहां से फिर एमडी के साथ तुर्कमेनिस्तान चार्टर्ड फ्लाइट से आना था। लेकिन वो इटली में हम लोग को अभी बैन कर दिया है, 21 जून तक इंडियन सिटीजन को नहीं आना, इंडियन, श्रीलंकन, बांग्लादेशी को। तो मेरा पहला जॉब जो इंटरनेशनल था, तो मेरा जो रिलीवर थी वो लड़की ही थी, वो वेनेजुएला की थी। तो अब कोई उस तरह का ये नहीं है, और उसमें लगभग 30% जॉब जो है ऑफिस में भी है। बाकी सारे इंजीनियर सभी फील्ड में ही नहीं रहते, वो डाटा एनालिसिस, प्लानिंग जो किसी भी बड़े ऑपरेशन में होते हैं, तो उस तरह का होता है। एक तो बड़ा बेसिक सवाल है सर, डिप्लोमा लेवल एम्प्लॉय के लिए स्केल कितना होगा? एम्प्लॉयबिलिटी से जुड़ी हुई स्केल से जनरली जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, मतलब इंडिया में वैसे सैलरी थोड़ा कम रहती है, स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड कोई भी जॉब का सैलरी दूसरे सेक्टर से ज्यादातर केस में अच्छा होता है। जैसे 5-6 लाख का पैकेज होना बहुत बड़ी बात नहीं है। ये एक बच्चे ने सवाल किया है सर, व्हाट टास्क अदर देन रिलेटेड टू आवर ब्रांच वी हैव टू परफॉर्म फॉर व्हिच वी विल बी ट्रेन्ड अदर देन सेफ्टी मेजर अबाउट व्हिच यू हैव टोल्ड अस? आपने जितना कुछ बताया उसके अलावा ये और क्या टास्क कर सकते हैं? आजकल एक फैंसी है जो इन्वायरमेंट, जैसे जो आजकल बहुत ज्यादा डिस्कस होता है, भले ही काम हो कम लेकिन डिस्कशन, और कोई भी मीटिंग स्टार्ट होती है आज के डेट में, कहीं इंटरनेशनल फोरम में आप बैठेंगे, द फर्स्ट पेज जो होता है स्लाइड का वो सेफ्टी और इन्वायरमेंट का होता है, चाहे आप किसी भी चीज पर डिस्कस करते हो। तो और इस सेक्टर में एक निगेटिव फैक्टर है, जैसे सभी पॉजिटिव के साथ साथ निगेटिव फैक्टर भी होते हैं किसी भी इंडस्ट्री को चलाने में। तो इसमें एक निगेटिव फैक्टर है जो हम लोग को बहुत सारा मात्रा में पानी जमीन के नीचे से निकालना होता है कोल के अंदर, उसके बाद ही कोल से वो गैस अलग होना शुरू होता है। तो इस पानी को हैंडल कैसे करें, क्योंकि अगर वही पानी नदी में डालते हैं और उसका पीएच ज्यादा या कम है तो वो वहां का एनवायरनमेंट गंदा करेगा। तो ये एक एनवायरनमेंट सेक्शन है, इसलिए उसको आरओ सिस्टम से, आरओ जो रिवर्स इमोशन जो हम लोग घर में पीते हैं, उसी के बड़े बड़े स्केल, बड़े बड़े प्लांट लगे होते हैं, और नदी में डालने से पहले उसको ट्रीट करना होता है। तो वो सेक्टर भी एक ऐसा है जिसमें स्कोप है, और उसमें एनवायरनमेंट हो गया, सेफ्टी हो गया, गवर्नमेंट रेगुलेशंस होते हैं।
सर एक बच्चे ने पूछा है कि क्या ऐसा कोई प्रोजेक्ट है आपके पास जिसमें बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं और बेनिफिटेड हो सकते हैं? नहीं, अभी तो हम फिर वापस कन्वेंशनल वायरल गैस में चले गए हैं, लेकिन ये दुर्गापुर में हम थे तो हमको ये बराबर ये लगता था, जो मतलब बहुत सारे ऐसे लोग को हम लोग हायर कर रहे हैं जो जिसके अंदर में हम लोग 2-3 पॉलिटेक्निक या इसके इंजीनियर को एकोमोडेट कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग एशआर में आए थे, 25 साल 30 साल एक्सपीरियंस, जो दूसरे प्रोजेक्ट में काम करते थे, वो प्रोजेक्ट बंद हुई यहाँ पे। रियली दे नॉट रिक्वायर्ड देयर, लेकिन तो मिसफिट हो रहा था, इसीलिए ये मेरे दिमाग में कब से था, या तो कुछ लिखा जाए जिसमें ये एक स्पेशल कोर्स बनाया जाए जो इस तरह का ट्रेनिंग हो या ये हो। फिर हम लोग इंडस्ट्री में बिजी हो जाने के बाद फिर बहुत कम इस तरह का टाइम मिल पाता है जो लोग। सर तो आप तो इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो जरूर आपके पास तो हमेशा कुछ ना कुछ नया प्रोजेक्ट आता होगा, तो आप पटना 13 से जरूर जुड़े रहिए और हमारे बच्चों को बेनिफिट कराते रहिए। एक और भी एक सवाल से पूछा है कि वी लर्न दिस प्रोजेक्ट थ्रू टीम वर्क इन। हाँ ठीक है, ये तो हो गया। वही सारे सवाल है कि और दूसरे ब्रांच के बच्चे इसमें आ सकते हैं, तो आपने तो पहले ही बता ही दिया है कि सारे ब्रांच के बच्चे थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद इसमें जा सकते हैं। ये कंप्लीट बहुत बड़े ऑपरेशंस होते हैं जिसमें बिल्डिंग भी बनाना है, जमीन भी लेवल करना है, बिजली पावर हाई पावर, तो मैकेनिक्स है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, ये सारे पॉसिबिलिटी वहाँ पे है। प्लस इसमें जो एक्स्ट्रा फैक्टर यही हो जाता है सेफ्टी से रिलेटेड चीज, जो इसको गैस हैंडल करना है तो हाउ टू हैंडल इट, और इन्वायरमेंट पे इसका इम्पैक्ट क्या कर रहा है उसको बच के, क्योंकि पेनल्टी आजकल बहुत आसानी से लगाती है, ये सब है। तो सर हम बच्चे तो हाँ एक से एक सवाल तो कर ही रहे हैं, उनकी सवाल तो खत्म ही नहीं हो रही है, बहुत सारा सवाल है। हाँ। लेकिन मतलब मोस्टली इसी तरह का सवाल है कि आप किसी उनको कुछ प्लेसमेंट के लिए और कुछ बताइए, या कोई प्रोजेक्ट है तो उसके बारे में कुछ और जानकारी दे दीजिए, और इस तरह का कुछ आए आपके पास तो उनको मतलब कि इन्फॉर्म किया जा सके। हम एक जस्ट एग्जांपल बता रहे हैं जो प्रोजेक्ट हम हैंडल कर रहे थे, जो हम लोग को थोड़ा प्रैक्टिकल बात करने का ये है, मतलब हम दुर्गापुर के एक एग्जांपल बता रहे हैं जो वहाँ कितने मास में और कितनी जरूरत है लोगों का, या अभी भी है। जैसे हम लोग ऑयल एंड गैस में साल में 2-4 वेल ड्रिल करते हैं, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली होता है। एक नॉर्मल वेल का कीमत $5 से $6 मिलियन होते हैं। इसमें वो नहीं है, इसका कॉस्ट, इसका डेप्थ कम है, इसका कॉस्ट कम है। तो हम लोग 500 वेल ड्रिल करने का प्लान किए थे। 500 वेल, 10 ड्रिलिंग रिग, 4 फ्रैकिंग यूनिट, 9 वर्क ओवर रिग, सो ये सभी मास है जो 24 घंटा ऑपरेट होती है, और हर पे ये टेक्नीशियन, इंजीनियर और ये सभी चाहिए। उसके बाद जब इतने वेल ड्रिल हो गए तो उसका डेली डाटा कलेक्शन, कितना प्रेशर है, टेम्परेचर है, प्रोडक्शन क्या है, और इस सभी में इक्विपमेंट्स लगे हुए, फ्लो मीटर और ये सब, वो सभी को मॉनिटर करने के लिए फिर ये सभी लो प्रेशर गैस है, वो बड़े बड़े कंप्रेसर से 36 बिग कंप्रेसर डाला गया था, जिससे हाई प्रेशर करके इंडस्ट्री को भेजा जाता है। तो इस सभी को ऑपरेट करने के लिए सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट और ऑपरेटर चाहिए, जिसको बहुत ज्यादा मतलब हाई क्वालिफाइड इंजीनियर का जरूरत नहीं है, एक बेसिक नॉलेज वाले लोग भी ऑपरेट कर सकते हैं, और बाद में वो धीरे धीरे ये क्वालिफाइड हो। सर एक छोटी क्वेरी मेरी खुद की है कि जैसे आप इस फील्ड में हैं, आप लोग तो मतलब गैस निकाल रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये एनर्जी कंजर्वेशन के साथ हमारा लाइफ भी जुड़ा हुआ है ना, अपना एनवायरनमेंट, अपना सोसाइटी, सब चीज जुड़ा हुआ है। तो आप कितने हद तक सेफ्टी को ध्यान में रख के ये काम करते हैं, ताकि मतलब एनवायरनमेंट को इसका बैड इम्पैक्ट से बचाया जा सके? अभी जैसे इस पे बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट अपोजिट ये जाता है, लेकिन हमारे पास अभी अल्टरनेटिव नहीं है। जैसे जो अभी वर्ल्ड एनर्जी जो है, हमारे यहाँ जो एनर्जी कंजम्पशन है इंडिया में, 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर वी आर।
और आने वाला समय में ये और बढ़ेगा क्योंकि हमारा डेवलपमेंट प्लान बहुत एग्रेसिव है। तो एनर्जी तो करना पड़ेगा। सेफ्टी स्टैंडर्ड इसका अदर फील्ड के तुलना में बहुत ही हाई है इस पेट्रोलियम सेक्टर में। इससे ऊपर सेफ्टी स्टैंडर्ड एटॉमिक में ही जाता है। ऑल्दो सम पहले के तुलना में अब बहुत एक्सीडेंट और इंसिडेंट कम हुए हैं, लेकिन अभी भी होते रहते हैं पेट्रोलियम सेक्टर, क्योंकि ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर है। लेकिन अब रिलेटिवली यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ये फैक्टर को बहुत ही कम कर दिया गया। अब जरा सा गैस स्मेल होगा, वहाँ तरह तरह के अलार्म लगे होते हैं, जो गैस लीक हुआ आपको सेंसर मिला। सेफ्टी कंटिन्यू, हम लोग कभी भी फील्ड जाते हैं, इवन जानते हैं कि यहाँ कोई खतरा नहीं, फिर भी विदाउट हेलमेट, विदाउट सेफ्टी ग्लव्स और ड्रेस अलाउड नहीं है। डोंट मैटर एमडी है, डायरेक्टर है या कंपनी का ओनर है, दे हैव टू फॉलो द प्रोसीजर। तो ये है। और इन्वायरमेंट को कम डैमेज करने के लिए बहुत सारे प्रोफाइल है आजकल। कार्बन स्कोरिंग एक यूरोप का स्टैंडर्ड, हम अभी यूरोपियन कंपनी के साथ काम करते हैं तो उसका स्टैंडर्ड और भी हाई है। जो चीज हम लोग यहाँ इग्नोर करते हैं उसको भी वो लोग मॉनिटर करते हैं। जैसे सिंपल हम लोग बड़े बड़े टैंक्स हैं जहाँ तेल डीजल पेट्रोल जमा रहता है, उससे माइनर गैस वेपरेट होते रहता है, एटमॉस्फेयर में जाता है। इंडिया में हम लोग उस पर कुछ ध्यान नहीं देते, कुछ नहीं करते। वो लोग उस गैस को भी कलेक्ट करके उसको फायर करता है, ये कार्बन एमिशन। तो हमारे स्टैंडर्ड अभी फॉरेन से या यूरोप से तो कम है, लेकिन बहुत हाई है पेट्रोलियम सेक्टर में स्टैंडर्ड अभी भी। अच्छा खासा ट्रेनिंग, फायर सेफ्टी, एनवायरनमेंट ट्रेनिंग के लिए अलग डिवीजन ही बना होता है हर ऑफिस में। उसके ऑफिसर्स होते हैं, उसके मैनेजर्स होते हैं, उसके स्पेशलिस्ट होते हैं, और हर इंडिविजुअल को वो ट्रेनिंग देना ही होता है जो काम हुआ करता है। तो सर आज तो बहुत सचमुच बहुत अच्छी जानकारी और एकदम जो प्रैक्टिकल जानकारी जिसको कहते हैं वो जानकारी आपने दी। मैं सर हम लोग एक मिनट, हम लोग सर इसको स्टार्ट करना चाहते हैं एकदम कि मतलब यहाँ के बच्चों को ट्रेनिंग मिले। इसमें आपका सहयोग का जरूरत है कि दुर्गापुर से किस तरह हम लोग कनेक्ट हो सकें, लिंक हो जाए वहाँ, या तो कुछ लोग आके ट्रेनिंग दें या यहाँ के बच्चे जाके वहाँ कर सकें, सिलेक्टेड बच्चे। इसके लिए आपसे सहयोग की जरूरत होगी। जैसा कि हम बताया, हम 2016 में ही छोड़ चुके वहाँ से, लेकिन फिर भी हमारे कुछ कांटेक्ट वहाँ है, तो हम उसको ट्राई करेंगे रीएक्टिवेट करने का। जो पहले हमारे साथ काम किए थे वो लोग को जो भाई मतलब ट्रेनिंग दिया जाए, ये दिया जाए, या पॉसिबिलिटी रखे जो एक टूर हो, जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जो हम लोग बात किस चीज की कर रहे हैं। क्योंकि बहुत चीज हम लोग पूरा इंजीनियरिंग कर जाते हैं फोटो ड्राइंग बनाते बनाते, और रियल पिक्चर देखने जाते हो तो दूसरा ही चीज होता है। तो एक जैसे इस तरह का हो, इंडस्ट्री कोऑपरेटिव नहीं है ज्यादातर, यहाँ पे भी कोई लेना नहीं चाहता है ट्रेनिंग में कोई। इवन बहुत सारे पेट्रोलियम इंजीनियर हमारे पास आते थे जो लोग कम, सर हमको कोई पेमेंट भी नहीं चाहिए लेकिन हमको ट्रेनिंग दो, और उससे भी इंडस्ट्री नहीं उतना एक्टिव पॉजिटिवली लेती थी, जो कि गलत है। लेना चाहिए, अगर चांस नहीं देगा तो फिर ट्रेन कहाँ होगा। लेकिन ये हकीकत है जो इंडस्ट्री उतना पॉजिटिव रिस्पांस नहीं करती है, तो हम उसको कोशिश करेंगे एक्टिवेट करने का। देखते जरूर सर, जरूर। आप अपने, क्योंकि देखिए बच्चे तो आपके ही हैं, बिहार से जुड़े हुए आप हैं, यहीं के हैं, तो आपके ही सारे बच्चे हैं, तो जरूर इनके लिए आप कुछ। मंजू मैम, ये वर्चुअल नहीं हो सकता है सर? वर्चुअल जो है ये, अरुण जी जो है वो वर्चुअल करवा सकते हैं। वर्चुअल ट्रेनिंग वही सर बताना चाह रहे हैं सर। ये भी सर ऐसा कुछ है प्लेटफॉर्म आपके पास जो वर्चुअल ट्रेनिंग कराती हो? तो हमको नहीं लगता, लेकिन जो स्पेशलिस्ट है जो वहाँ काम कर रहा है उसी सब में से कुछ ये चीज कर सकता है। लेकिन जैसा कि बताया, जो हम बीच में वही लोग से डिस्कनेक्ट थे और फिर से हम वापस जैसे आउट ऑफ इंडिया ही थे, तो हमको बाकी लोगों से कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद कुछ प्रॉमिस करें। क्योंकि यहाँ पे लोग फॉल्स प्रॉमिस किसी भी समय कुछ भी कर देते, ये हो जाएगा वो हो जाएगा,
और हमारा थोड़ा उससे अपोजिट ये है अप्रोच, जो फील्ड ट्रेनिंग की बात ही अलग होती है, ये तो है। तो वर्चुअल या दिखाना या कुछ वीडियो, कुछ स्लाइड्स जैसे बना के दिखाने से भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ये हो सकता है। या एक टीम को भेज के और वहां पे लोग एक दो को बोल के जो गाइड करे, तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कुछ किया जाए। जरूर सर, जरूर। शायद हमारे प्रिंसिपल सर अभी उसी मीटिंग में बिजी हैं, क्योंकि उनको मैंने मैसेज किया है लेकिन मैसेज आंसर नहीं आया है। तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और ऑफिशियली हम लोग वोट ऑफ थैंक्स करते हैं। तो हम प्रोफेसर अंतरा मैम जो सिविल की इंजीनियर हैं और हमारे यहाँ लेक्चरर हैं, उनको मैं इनवाइट करना चाहूंगी, वो आपको वोट ऑफ थैंक्स करें। अंतरा मैम, ओवर टू यू। हाँ, थैंक यू मैम। Thank you, ma'am, for the opportunity to express vote of thanks for our scholars speaker. Sir, on the behalf of entire New Government Polytechnic, I would like to extend my really heartfelt thanks to Mr. Arun Kumar Singh, who spared his precious time out of his busiest schedule to grace the occasion. Sir, really it was a great opportunity to hear your practical thought that we actually students that really they need, that what they have to do after their academics. So it will definitely going to benefit our students in their academic as well as future professional life. Thank you so much, sir. Then I would like to say thanks to our principal, sir, whose leadership and positive attitude always ensure the learning growth of entire New Government family. I would like to acknowledge my gratitude to the organizing committee and technical team for their enormous cooperation in organizing series of webinars. Thank you, ma'am. And last but not least, I would like to thank all the students for making this webinar very interesting. Listen to the words of our respected speaker. Thank you, all of you. Thank you, sir. Thank you, Antara ma'am. Very, very thank you. Now, Principal sir is available for us. So, sir, आप प्लीज सर अपने दो शब्द आप कहें। सर आपकी माइक बंद है सर। I'm extremely sorry I could not join the entire this webinar, but 75% I have attended, even if I was busy with some departmental business. I am very thankful. This webinar should be closed by this time. लेकिन इनफॉर्मल तरीके से मैं फिर आपके साथ जुड़ गया हूँ। मैं एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने लर्नेड स्पीकर्स का, अरुण बाबू का, और उनकी क्वालिफिकेशन मैंने सुनी, उनका एक्सपीरियंस मैंने सुना। इतना ब्रॉड एक्सपीरियंस के स्पीकर से हमारे स्टूडेंट्स को रूबरू हुए, और इसके लिए जो कोऑर्डिनेशन टीम थी डॉक्टर मंजू जी का, अंतरा जी का, एंड जो ऑर्गेनाइजर थे प्रोफेसर आनंदी बाबू, वो सब बधाई के पात्र हैं। और मेरे स्टूडेंट्स की तरफ से हम अपने स्पीकर को भी बधाई दे रहे हैं। मेन बात जो हमें कहनी थी कि हमने सुना था अपने लर्नेड स्पीकर को, हाइड्रोकार्बन्स के फील्ड में एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी इज देयर इन इंडिया एंड अब्रॉड, और उसके लिए हम अपने स्टूडेंट्स को जो एक्सटेंड कर सकते हैं ट्रेनिंग, वो है स्किल ट्रेनिंग। बिकॉज ऑलरेडी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको पहले से वो सोना है, उन्हें गोल्ड का हॉलमार्क बीसीसी करके हमें दे दिया। अब हमें उसमें जरना है, कुछ रूबी, कुछ मोती, सो दैट कि वो हमारा आभूषण कुछ इस डिजाइन का बने कि लोग जैसे बोलते हैं ना पीसी ज्वेलर्स का ज्वेलरी, लाइक दैट। उसका जो ब्रांडिंग है इंजेपियन का, वो ब्रांडिंग, उसके लिए lots of certificates we are organizing, lots of training courses we are organizing through spoken tutorial, through NPTEL, through Cisco, and lot more efforts are putting our faculty members endlessly, tirelessly. Oh, that's great. Today 24/7 में everybody, all the faculty members on their toe just to help the students. इतने सर्टिफिकेशन के बाद एक स्किल ट्रेनिंग अगर दी जाए, जैसे कि अरुण बाबू ने बताया,
तो उसकी जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ती है। और मेरा जो टारगेट है कि माय स्टूडेंट्स शुड गेट 100% स्टूडेंट्स शुड गेट कैंपस प्लेसमेंट, वो फुलफिल हो जाए और हमारे स्टूडेंट्स उस सेक्टर में जाके फिर अपना नाम करेंगे, फिर एक दूसरे को ड्रैग करेंगे। सो सर, इन कमिंग फ्यूचर we will take help to establish the center of excellence in sector of hydrocarbons, जो अपने इंस्टीट्यूट में कम से कम स्किल ट्रेनिंग के लिए हम लोग करें। अभी अंतरा जी भी वेबिनार में शामिल है और आनंदी बाबू भी शामिल है। तो आई विल रिक्वेस्ट माय फैकल्टी मेंबर प्रोफेसर अंतरा and Professor Anandi, they will be in touch with you to establish this skill training center in hydrocarbons, and it will be interdisciplinary. Any students who are really interested to go in field of hydrocarbons, because oil sector में जितना perks है, जितनी वेतन है, वो दूसरे सेक्टर में नहीं। This is my personal experience also. True. This is my personal experience also. When I was in EIL, I was getting 4 times salary which we are getting right. But the स्टूडेंट्स को फायदे पहुंचने थे, इसलिए स्टूडेंट्स के बीच हम लोग भी जुड़ गए और एक नए तरीके से हम जुड़ेंगे। अरुण बाबू, एक बार और आपका अभिवादन। अपने बिहार के स्टूडेंट्स के लिए इतने काम किए, अपने बहुमूल्य समय निकाला और बीच बीच में आपसे मैं गुजारिश करूंगा और आपकी और सेवा लूंगा, जिससे कि हम सेक्टर स्किल काउंसिल के ट्रेनिंग सेंटर को फिर से चला सकें। ठीक है, थैंक यू मंजी जी, थैंक यू ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अरुण Thank you, सर, आपका भी Just one line I wanted to add. With my international experience with different company, group of peoples and other, I have zero doubt that Indians have anything less than any other nationality. It's much more skilled than others. बिल्कुल। The only negative things that our skin is dark. Otherwise, our skill is much high, and we have proven it in many projects. So वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। हम भारतीय जहाँ भी रहते हैं अपना परचम बिल्कुल ऊंचा ही रखते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बस थोड़ी सी जो झिझक वाली पार्ट होती है वो हम लोग कोशिश पूरी करते हैं कि बच्चों को हर तरह से ट्रेन किया जाए कम्युनिकेशन स्किल के थ्रू, ताकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आए, वो ट्रेनिंग जाए, सब कुछ। हमारे प्रिंसिपल सर इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, खुद मानी पर्सनली उनका इंटरेस्ट होता है कि बच्चों को मोटिवेट किया जाए, ट्रेन किया जाए, उनको नया फील्ड का अनुभव दिलाया जाए। तो हम सर के भी बहुत आभारी हैं इसके लिए। और आप आनंदी सर, आपके लिए भी हम बहुत आभारी हैं कि आपने इतने इमेंस गेस्ट को हमारे साथ मतलब ले आए और बच्चों के साथ और हम सब के साथ इनकी जो भी एक्सपीरियंस है लाइफ के साथ और इनके प्रोफेशनल लाइफ में, वो आपने बताया और बच्चे से जरूर बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। आप जरूर हम सबके साथ टच में ही रहिएगा, हम सब भी आपके साथ बने रहेंगे। हम बहुत नजदीक है, आपके बगल में ही मेरा ये जरूर सर। ओके सर, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, मैम प्रणाम सर, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। पाकिस्तान जिंदाबाद। अबे कौन बोला जी? कौन है भाई पाकिस्तान? अरे कोई हिंदी का कौन बोला? घर में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे तुम्हारा। कुमुद पकड़ो तो उसको क्या? भाई खाते कहीं का नाम कहीं का लेते हो क्या? लगता है बीसीसी से गलती हो गया। अरे हिंदी था। हिंदी नाम से था कोई। को पापा बोलता है सर। हाँ हिंदी हिंदी फैक्ट के नाम से। हाँ हिंदी लगता है बीसीसी को बोलने में गलती हो गया। निकल जाओ कुमुद, क्या बोल रहे हो? सब रिकॉर्ड हो रहा है भाई।
कुछ मत बोलो अनसन, सब होता है रिकॉर्ड।